गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 8 पर हम डिस्कशन करेंगे। 7 इसलिए नहीं लिया मैंने, 8 इसलिए लिया क्योंकि हमने कल जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनकी वैल्यूज पर हमने डिस्कशन किया था और इस एक्सरसाइज में भी हम उन्हीं वैल्यूज पर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनमें मोस्टली जो वैल्यूज है वो हमारे काम आएगी। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8, हम बात करेंगे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, यह हमारे 10th क्लास की समरी है, 10th क्लास मैथ्स, ठीक है। तो ये आपकी 10th क्लास की समरी क्लासेस सभी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे इस क्लास में हम चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे, सुनिए, तो इसमें ऊंचाई और दूरी पर फोकस किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम दो चीज पर हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो ऊंचाई एवं दूरी वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हम मोस्टली जो थ्योरम हम यूज में लेंगे, ठीक है, उसमें हम जो राइट एंगल ट्रायंगल की यानी कि समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक होगा आपका, एक तो दृष्टि रेखा यानी कि जिसमें आप देखेंगे, दो तरह से आप देख सकते हैं। जब आप जमीन पर खड़े हो और किसी ऊंचाई पर किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है तो आप उसको देखोगे, तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आंखों को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, यानी कि जो अपने नयन हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी मकान पर या मीनार पर खड़े हुए हैं और जमीन पर कोई वस्तु पड़ी हुई है या कोई बॉल है तो हम उसे देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से उस बॉल को देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आंखों को नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। तो इसमें दो प्रकार के कोण बनेंगे, जिनमें सबसे पहला होगा उन्नयन। क्या होगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण होता है, ठीक है। एक दूसरा कोण होता है अवनमन कोण, ये होता है अवनमन कोण, यही होता है बच्चों। तो उन्नयन का मतलब है, आपको जनरली ये ध्यान रखना है, ऊंचे नयन, ऊंचे नयन, और अवनमन का मतलब है नीचे नयन, ठीक है। अव का मतलब होता है नीच, यानी कि नीचे नयन। तो जब आप ऊपर देखोगे तो कौन सा कोण लगेगा, उन्नयन कोण की हम बात करेंगे। जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो कौन सा कोण लगेगा, अवनमन कोण लगेगा, ठीक है। ये क्षैतिज के साथ बनाया जाएगा, जैसे ये धरातल पर कोई वस्तु, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई पक्षी उड़ रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो ये जो कोण बनाया जाएगा थीटा, ये क्षैतिज के साथ जो थीटा कोण बनाया जाएगा तो ये कहलाएगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है, किसी मकान की मीनार पर खड़ा है, ये आपको धरातल दिया हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये क्षैतिज, ये यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो व्यक्ति ये कोण बनाएगा, ठीक है, इस तरह से जो कोण बनेगा, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा थीटा, उसे हम बोल देंगे अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। तो ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण। अब मैं आपको बता दूं, अब इसमें देखो इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, ये यहाँ पर थीटा है और ये लाइन है जो इसके पैरेलल है, अगर आप देखें तो ये वाला कोण यहाँ पर बनेगा, इट मींस ये भी कितना होगा, थीटा। तो जब भी आपको उन्नयन कोण दिया जाए तो मोस्टली आप उसे अवनमन कोण मान लें, क्योंकि ये इसके एकांतर कोण बन जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट आए उन्नयन में, तो आप उसको अवनमन में डाउट आए तो आप उससे क्या मान सकते हैं, उन्नयन कोण मान सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज की सबसे बेसिक नॉलेज है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बेसिक नॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए
कि उन्नयन कोण दिया हुआ है, कहां से दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, धरातल से है या मीनार पर कहां से, किधर से दिया हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है मैं उसको ले रहा हूं, इसमें से ज्यादा कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोस्टली सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा वो नहीं हो कि भाई, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर हम ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में कहा गया है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ठीक है, एक स्तंभ दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ये बना लिया इस तरह से, क्योंकि ये जमीन है और ये एक स्तंभ है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि ये वाला कोण। आधार के तल के एक बिंदु के साथ, ये जो ऊपरी सिरा है ये आधार के तल के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 दूरी, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, यानी कि ये जो बिंदु दिया गया है इस वाले बिंदु से यदि 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर हो, 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर हो, तो आपसे कहा गया है स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो हमने मान लिया स्तंभ की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। अब आपको मैं बता दूं, इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो वैल्यूज दी जाएगी, चाहे वो थीटा की वैल्यूज दी जाए चाहे साइड की वैल्यू दी जाए, आपको दो वैल्यू दी जाएगी, एक वैल्यू आपको निकालना है और वही वैल्यू हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माना स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई आपने क्या मान ली, h मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लगाते हैं, देखिए ये यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये तो 90 डिग्री है, इसे तो हमने, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्या है ये लंब, क्योंकि हमने पढ़ा था थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, देख लीजिए, आपको नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। न्यून, ये कोई आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये आपको थीटा कोण दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो न्यून कोण होगा, न्यून कोण यानी कि थीटा के जो सामने की जो भुजा होगी, ये सामने की भुजा, वो आपका कहलाएगी लंब यानी कि परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, इट मींस क्या कहलाएगी वो, परपेंडिकुलर। और यहां पर अगले लिखेंगे हम समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो समकोण के सामने की भुजा, तो समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसी के साथ जो रिमेनिंग साइड होगी यानी कि शेष भुजा, वो क्या कहलाएगी, आपका बेस, यानी कि वो कहलाएगी आपका आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें थीटा यानी कि कोण ये दे रखा है, इसके सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब, और ये नीचे क्या है, आधार। ठीक है, क्योंकि ये तो कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या हो गया, आधार। और हम जानते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको नॉमिनेशन करना चाहे ए, बी और सी में, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर ऐसा लिख दो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए, लंब कौन सा है, ये हो गया लंब बटे आधार, और आपने पढ़ा होगा लंब बटे आधार क्या कहलाता है, आपका tan थीटा। क्या कहलाता है, tan थीटा। अब आप लंब की वैल्यू चाहें तो डायरेक्ट लिख दें या BC लिख दें, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो
तो ये हो जाएगा h अपॉन कितना हो जाएगा 10√3 और इधर हो जाएगा 10 और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 60। कितनी दी हुई है 60 दी हुई है ना बच्चों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा h बटे 10√3 और इधर हो जाएगा इसकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। अब मैं इसको कर दूंगा वज्र गुणन। क्या करूंगा, वज्र गुणन करूंगा। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणन से। कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास h और मैं इस 10√3 को √3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10√3 इस मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो h बराबर ये 10 हो गए इनटू √3 को हम जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 या 30 मीटर। जो इस स्तंभ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो नीचे लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए डायग्राम बनाना। यदि आपने चित्र को अच्छे से बना लिया, अगर आपने चित्र को अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाने हैं। मोस्टली जो फॉर्मूला आपके 99% काम आएगा वो यही आएगा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में वो आपकी यही फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला एग्जांपल हम एक और देखते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, कोई है, उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 2 के 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने इस तरह से बना लिया। इसका हम अवनमन कोण की हम बात करेंगे। इट मींस ये यहां से इस तरह से ये इसके साथ बन गया, तो ये हो गया। ठीक है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री का। ठीक है, इसमें कहा है कि 50 मीटर ऊंचे पुल, तो पुल की जो ऊंचाई है वो आपको दे दी 50 मीटर। ठीक है, ये मीटर हमें लगाना। आगे कहा गया है कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, या है ना, तो हमने इसको मान लिया x। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 30, क्योंकि एकांतर कोण बना है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको चाहे तो आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, P, Q और ये R। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माना PQ बराबर X। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हमारा है लंब और ये हमारा क्या है, आधार। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार किसके बराबर, tan 30 के बराबर। और चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, कितनी होती है 1/√3। इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 50, इसकी वैल्यू हो जाएगी x, और ये होता है 1/√3। तो इसको वज्र गुणा कर देंगे,
तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो वैल्यूज आएगी वो रूट में आएगी। कहीं कहीं वो बोले यदि कि √3 का मान इतना है तो फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और चाहें तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 50 × 1.73। ठीक है, 2 भी दिया होता है कहीं कहीं जगह, तो अगर आप चाहें तो 72 करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से चले 5, ये तो हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 5 × 2 = 10 हो गया, यहाँ से 1, ये 15 और 1 16, और फिर यहाँ से बचा 1 और 85 और 1 86। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 3, यानी कि यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 86.6 मीटर। आपने यहाँ तक किया तभी सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में पता नहीं है ना कि किसके वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है, यानी इसको पॉइंट्स में निकालना है या रूट में रखना है, तो जहां तक करेंगे वहां तक बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हुआ। इसी तरह हम चलते हैं, इसका जो एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर जो 3 है उसमें क्या कहा गया है कि एक समतल जमीन पर एक 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो देखिए, एक 1.5 मीटर लंबा एक छात्र है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो ये 1.5 मीटर लंबा छात्र है और इसकी छाया की लंबाई कितनी है 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। जब उसी समय की बात करी है तो एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं, हमने मान लिया, सबसे पहले हमने माना। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो उसी समय की बात करी है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही समय पर थीटा का मान एक ही रहेगा। जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग की हम बात करेंगे तो फिक्स टाइमिंग पर इसने कहा है उसी समय पर इन दोनों के लिए जो थीटास की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको नॉमिनेशन कर देते हैं, इसको A, इसको B और इसको C। इसको हम कर देते हैं, इसको P, इसको Q और इसको R। ठीक है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमने क्या माना मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी h। अब जो बात की गई है एक ही समय पर दोनों स्थितियों में ठीक है थीटा का मान समान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर चलता हूं, हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा है, ABC में। समकोण त्रिभुज में हम बात करेंगे तो यही लिखेंगे हम लंब बटा ये, तो लंब के बजाय मैं क्या लिख दूं AC बटे इधर क्या लिख दूं AB, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा, AC की वैल्यू कितनी 1.5 और ये हो जाएगा 1/, और ये बराबर हो जाएगा tan थीटा। यही हो जाएगा बच्चों। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज हम बात करते हैं PQR में। इसमें देखिए आपके पास लंब कौन सा है, ये रहा। तो लंब क्या हो जाएगा PR बटे क्या हो जाएगा PQ बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। PQ की वैल्यू कितनी है आपके पास h, और PQ की वैल्यू कितनी है 5 और बराबर कितना tan थीटा। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में दोनों के लिए थीटा एक ही है। इट मींस tan की वैल्यू इसकी में जो tan की वैल्यू होगी वही इसमें tan की वैल्यू होगी।
यानी कि दोनों के लिए थीटा समान है तो tan का फंक्शन जो है वो क्या होगा, 1 होगा। इट मींस आप देख सकते हैं इसके जो RHS पार्ट है वो इक्वल है तो LHS पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ से इनको बराबर कर देंगे। तो पहले इसको लिखेंगे 1.5/1 और यहाँ से हो जाएगा h/5 और आप इसको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखिए h को 1 से करेंगे तो h हो जाएगा और 15×5 = 75 यानी कि हो जाएगा 7.5 मीटर। तो उस समय उस मीनार की जो ये 7.5 मीटर मीनार की जो छाया होगी वो 5 मीटर होगी, ठीक है। कितनी होगी, 7.5 मीटर। तो मीनार की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर होगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है, पहला विविध में देखिए, इसमें एक ही एक्सरसाइज दी हुई है विविध, ठीक है। इसमें कहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि दोनों बराबर दी हुई है, जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी उसकी परछाई है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। इट मींस आपको कौन सा कोण निकालना है, उन्नयन कोण यानी कि थीटा निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी मीनार की जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार और लंब दोनों बराबर हो जाएं तो थीटा का मान 45 होता है। तो आगे चले हम, तो देखिए हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम देखें। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जहां से मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन समझाऊंगा आपको और उसी पैटर्न में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। करने तो आपको ही है क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम है, आपने पूरे साल भर की जो तैयारी करी है उसी का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि एक खंभे की परछाई है वो उसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, माना खंभे की परछाई जो बराबर दी हुई है खंभे की ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और मैं इसको मान लेता हूं यहां पर x, क्या मान लेता हूं, x या फिर h मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया h, ठीक है। अब इस प्रकार से बना हुआ है, ये हमने इस तरह से इसको जनरेट किया है। अब आपसे पूछा है कि ये सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि हमसे थीटा पूछा गया है, तो इसको भी आपने h मान लिया, इसको भी आपने h मान लिया, क्योंकि ये मीनार की ऊंचाई है और जो इसकी छाया बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। आप खुद जानते हैं ना, जैसे मैं ये हैंड है तो जब इस पे यहाँ से फॉक्स डालूंगा तो इसकी छाया कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यानी कि इस प्रकार से जमीन पर ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको चाहें तो नाम दे सकते हैं A, B और C। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम चलते हैं यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार आपका हो जाएगा tan थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan थीटा और ये हो जाएगा h बटे h बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे, कितने टाइम होंगे, 1 टाइम। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि tan में जो वैल्यू होती है वो 1 किसकी वैल्यू होती है, बताओ, कल पढ़ा था हमने। तो tan में जो वैल्यू होती है
वो 1 किसकी होती है? तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इट मींस हम ये देखेंगे जो tan थीटा है तो ये वैल्यू होती है 1, वो होती है tan 45 की। इट मींस tan दोनों फंक्शन tan के हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपके आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझा देता हूं, दूसरा आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी, ठीक है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूं। यहां पर देखिए इसने क्या कहा है कि एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दी हुई है। आप जानते हैं जब आप किसी सीढ़ी को दीवार से लगाएंगे तो सीढ़ी तो नहीं लगाएंगे, उसको थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे। तो ये जो सीढ़ी दी हुई है वो इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, तो ये है आपका, इसको मैं इधर ले लेता हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 3rd। इसने क्या कहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब है कि एक सीधी दीवार है तो हमने जो सीढ़ी लगाई है वो इस प्रकार से लगाई है। ठीक है, तो मैं इस सीढ़ी को ही बना देता हूं। तो ये हमने ये सीढ़ी बना दी। ठीक है, चढ़ मत जाना कोई। ठीक है, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 15 मीटर दी हुई है। ठीक है बच्चों, 15 मीटर दी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शिखर पर पहुंचती है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि यह सीढ़ी, अब देखो ये दीवार, इसको नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे तो ये इसके साथ कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसने कहा है कि दीवार की ऊंचाई बताइए। अब इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, दीवार की ऊंचाई है तो दीवार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं। तो माना यहां हम लिखेंगे दीवार की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर हम, सॉरी दीवार में बड़ी ई की मात्रा है, दीवार की ऊंचाई हमने जो मान ली वो क्या मानी? जनरली देखो ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं मोस्टली h का यूज करता हूं। तो ये हमने h मान ली, तो हमें तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर हम क्या करें? अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो देखिए ये आपके पास 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए इसमें आप दो चीजें इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये तो आपके पास, यहां मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, आपके पास जो समकोण के सामने है वो तो है आपके पास कर्ण है, कितना है? 15 मीटर। ठीक है, न्यून कोण के सामने की भुजा आपकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? न्यून कोण के सामने की भुजा आपका कहलाती है लंब। चाहे तो इसको नाम देते हैं, जैसे ये इसको A, इसको B और इसको C। तो आपके पास BC आपके पास क्या हो गया? BC आपका हो गया कर्ण। तो कर्ण तो आपका हो जाएगा BC, जो हो जाएगा 15 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 15 मीटर। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी जो ये है, अब देखो न्यून कोण कौन सा आपका? थीटा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा न्यून कोण यानी कि थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब आपका कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका AB। क्या हो जाएगा? लंब AB हो जाएगा। ठीक है, अब शेष बची भुजा कौन सी है? शेष बची भुजा है आपके पास आधार। तो शेष बची भुजा आधार क्या है आपकी? शेष बची भुजा आपकी आधार क्या है? AC। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? हमने माना है इसको h। तो जिन जिन की वैल्यू आपको दी जाती है उसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमें जो वैल्यू दी गई है वो किस किस की दी गई है? देखिए आधार की और कर्ण की। तो हम केवल आधार और कर्ण वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आधार और कर्ण वाला फॉर्मूला ही हम यूज में लेंगे। हमारे पास जो आधार दिया हुआ है, आधार कितना है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं
समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो मुझे लंब की वैल्यू तो दी नहीं है और मुझे लंब से कोई मतलब भी नहीं है, तो आधार बटे कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि लंब बटे जो कर्ण होता है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मोस्टली जो यूज में आएंगे वो हो जाएगा लंब बटे जो कर्ण होता है वो होता है आपके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला, इसके बाद होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे जो कर्ण फॉर्मूला होता है वो आपके लिए होता है कोस थीटा का, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लंब बटे आधार जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा का, और मोस्टली हम जो पढ़ेंगे वो यही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें जो पढ़ना है सबसे ज्यादा हमारे जो काम आएगा वो यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। बाय द वे कभी कभी साइन और कोस, बाय द वे कभी कभी जैसे भी इसमें कोस, ठीक है, कोस तो शायद मुझे लगता है इस पूरे एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन में है, बाकी एक आध क्वेश्चन में साइन होगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया h और कर्ण क्या है आपका, कर्ण है BC, यानी कि ये हो गए 15 और बराबर इधर हो जाएगा cos, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू 60, तो ये हो गए h बटे 15 और बराबर, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 कितनी होती है, 1/2। कल मैंने सिखाया था जो cos में वैल्यू 60 थी उसको 90 में से घटा के वैल्यू बना दो साइन की, या साइन में जो वैल्यू है वो cos में क्या कर दो 90 माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो ये तो इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो बजाय आप एक काम कर सकते हैं h को तो यहीं रहने दें, इसको इधर वज्र गुणन कर देंगे, तो 1/2 को 15 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा 15/2 मीटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 15/2 मीटर, कितना होगा बच्चों 15/2 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पहचाननी थी, इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते थे, ये 60 है तो इसको थीटा, थीटा बराबर 30 में ये हो जाएगा, उससे भी एक ही बात है, ठीक है, तो एक ही बात निकल के आती है यहाँ से, ठीक है। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं, हम हमारे इसमें जो आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो देखिए हम आगे चलेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या करना है देखिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें आपको कहा गया है कि एक क्या दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको कहा गया है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू बना हुआ है, तो जो एक 100 मीटर जो नदी की चौड़ी है उसके बीच में क्या बना हुआ है, एक टापू बना हुआ है, तो हम चलते हैं और नदी में हम टापू बनाते हैं, ठीक है, बनाए टापू, चलो नदी में ही चलते हैं, हाँ, और नदी में हम टापू बना देते हैं, टापू तो आप जानते होंगे, एसएसटी आपको बहुत अच्छे से आती है, तो इसको तो देखिए इसने कहा भी कि उदाहरण नंबर जो 4 है, उदाहरण नंबर 4 उसमें कहा गया है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, तो हमने क्या किया, एक 100 मीटर चौड़ी नदी ली, ठीक है, और इस नदी के मध्य में एक टापू है, इस पर एक वृक्ष है, अब ये 100 मीटर चौड़ी आपकी क्या दी हुई है, नदी दी हुई है, अब इसके बीच में एक टापू है, अब वो हमें पता नहीं है कहां पर है, तो हमने मान लिया यहां पर मान लिया, ठीक है।
नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं, तो यहाँ P है और यहाँ Q है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि P और Q इस प्रकार है कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 है। तो चलो साहब ये हो गए, तो ये जैसे जैसे देखो, ठीक है, तो ये तो हमने मान लिया, कोई भी मान सकते, जरूरी नहीं है 42 और ये 30 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है। अब वृक्ष की ऊंचाई की बात आ गई, तो फिर हम एक काम करते हैं, ये P है, ये Q है, तो इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं, इसको तो मान लेते हैं R पॉइंट और इसको मान लेते हैं S पॉइंट, ठीक है। अब ये दो टुकड़ों में हम इसको बांट देते हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूं। ये जो नदी की चौड़ाई दी हुई है टोटल, ये नदी की चौड़ाई को मैं यहां लिख रहा हूं, ये है 100 मीटर। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले हमें वृक्ष की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं, माना वृक्ष की लंबाई, तो वृक्ष की जो लंबाई है वो हमने मान ली h। तो हमें पता है, हमने इसकी जो ऊंचाई मानी है वो क्या मान ली, h मान ली। क्या मान ली बच्चों, h हमने मान लिया। अब आपको ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको निकाल रहा हूं, उसके पहले मैं आपसे जनरल छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, उनमें से मैंने 30 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे, तो कितने बचे, 100 माइनस 30, कितने बचे, 100 माइनस 30। तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक भाग तो 30 हो गया, एक भाग कितना हो गया, 100। अब इस क्वेश्चन में हमें न तो PQ PR पता है, न QR पता है, तो हम मान लेते हैं, हमने क्या किया, यहां से माना, हमने मान लिया PR बराबर X मान लिया। तो यहां से जो QR बनेगा या RQ बनेगा, ठीक है, QR लिखो या RQ लिखो, तो QR जो बनेगा वो बनेगा 100 माइनस X, ठीक है ना, 100 में से कम हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको इसमें से घटा दिया, तो ये बन गया आपके पास, ये तो हो जाएगी वैल्यू जो होगी वो तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हमको दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, एक त्रिभुज हमारे लिए ये है और एक त्रिभुज हमारे लिए ये है। तो आप चाहें तो इनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो नहीं तो नहीं। तो ये तो हमारे लिए h हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरह आप सेपरेट कर रहे हैं तो एक त्रिभुज आपके पास इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आपने ये आपके पास कितनी है, 100 माइनस x, ऊंचाई ये हो गई h, और इसमें कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है, ये तो हो गए P, ये हो गए R, और ये हो जाएगा आपका S, और यहाँ से ये R, ये S, और ये हो जाएगा Q, ठीक है। तो हम इसमें चलते हैं, इसमें हम चलेंगे तो सबसे पहले इसमें डायरेक्टली मैं लिखूंगा लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर फॉर्मूला किसका हम लगाएंगे, tan का। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। तो लंब कितना है आपका h, बटे कितना हो जाएगा x, और बराबर यहाँ हो जाएगा tan 45। कितना हो जाएगा बच्चों, tan 45 हो जाएगा। कितना होगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है कितनी, 1। कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो h की जो वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो h की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, x के बराबर। इट मींस h और x क्या है, दोनों बराबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस वाले चित्र में, ठीक है। इस वाले चित्र में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका हो गया लंब, और बटे क्या हो जाएगा, आधार, और लंब बटे आधार, और बराबर क्या लगा देंगे हम, ये लगाएंगे tan 30 डिग्री। कितना लगाएंगे बच्चों, tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा h बटे यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस x। कितना हो जाएगा,
100 माइनस x बराबर ये हो जाएगा बच्चों 10 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 30। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो मैं इनकी वैल्यू में इधर कर देता हूं, इधर जगह कम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा h अपॉन 100 माइनस x और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। ठीक है बच्चों, कितनी हो गई? ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, यही होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा h √3 और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस x। अब हमने पहले ही कहा है जो x है या वो h के बराबर है या h है वो x के बराबर है, तो मुझे निकालना क्या है h, तो मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा h √3 बराबर 100 और माइनस का h, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि h बराबर कितना है x। अब ये h इधर आएगा, किसमें बदल जाएगा? प्लस में, तो ये हो जाएगा h √3 और ये प्लस के 1। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख दो, h को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा h प्लस h √3 और इधर बराबर बचेगा 100, यही बचेगा। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से मैं h कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से बचेगा 1 और ये बचेगा प्लस के √3 और बराबर हो जाएगा 100 और ये कहां चला जाएगा? नीचे, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100 और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 हो जाएगा। और आपको परिमेयकरण करना आता होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर दें। ठीक है ना, इसको 1 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो 1 प्लस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इसको लिख दिया मैंने √3 और ये लिख दिया प्लस 1। अब इसका मैं करूंगा परिमेयकरण, तो h बराबर मैं परिमेयकरण करूंगा तो 100 बटे यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, वो करूंगा √3 माइनस 1 और √3 और माइनस 1 और यहाँ पीछे लिख देंगे परिमेयकरण से, परिमेयकरण से। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण हम इसका कर देंगे। तो h बराबर हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे देखो a प्लस b a माइनस b, इट मीन्स √3 का होल स्क्वायर और माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम और आगे सॉल्व करें, तो हम आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 100, ये हो जाएगा √3 और ये माइनस 1 और बटे में 3, ये तो हो जाएगा 3 और माइनस का 1, इट मींस ये बन जाएगा आपके पास 100 √3 और माइनस 1 और बटे हो जाएगा 2, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? ये 50 बार कट जाएगा, तो ये इससे कैंसिलेशन हो गया, तो ये इससे कट गया 50 बार। अब मेरे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आएगी, वो आएगी 50 √3 और माइनस के 1 और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 1.73 और माइनस 1। ठीक है, 2 तक अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और ये माइनस के 1, तो ये हो जाएगा h बराबर 50 इंटू इसकी वैल्यू 1 में से घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, इट मींस h बराबर गुणा करें तो ये 1 0 तो इसकी हो गई 5 दूनी 10 हासिल का 1। ठीक है, 5 दूनी 10 और हासिल का 1। ठीक है, और 5 या 15 और 1 16 हासिल का 1 और 7 5 35 और 1 36, तो पॉइंट कितने बाद यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 36.6 मीटर ये ऊंचा क्या होगा? आपका पेड़ होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डबल क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? एक्सप्लोर कर देंगे।
क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करके उसके डबल डायग्राम बनाने हैं। एक डायग्राम आप इस तरह से और एक डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें किसी न किसी को आपको एक वैल्यू दी, इसमें दो वैल्यूज ली है, एक वैल्यूज हमने x की लिए, ये तो आपने मान, ये भी आपने मानी, ये भी हमें ये निकालनी है और ये हमारे द्वारा मानी गई है। तो आपको मोस्टली क्या करना है, जो ये x की वैल्यू है आपको जो निकालना है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, h निकालना था, तो हमने क्या किया, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, h कर दिया, और एट लास्ट में हमको जाकर कहीं ना कहीं परिमेयकरण करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप परिमेयकरण कर चुके होंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। आपके लिए जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आपके लिए जो 7th एग्जांपल है, 7th एग्जांपल ये 6 और जो 7th एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका 6 और 7 एग्जांपल कर लें। ठीक है, और इसमें आप चाहे तो 15 तक जो क्वेश्चन है उनको आप आसानी से कर सकते हैं, और एग्जाम में मोस्टली यही 15 तक पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रोड सेफ्टी से पूछा जाएगा, इसलिए आप 15 तक के एग्जाम एक बार सभी को नोट कर लें, बाकी मोस्टली जो 15 तक के क्वेश्चन है उसको एक बार रीड नोट कर लें। ठीक है, तो बाकी जो हम पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है।